ओके जी, आगाज़ करते हैं लेक्चर का। कल जहाँ पे बात छोड़ी थी वहीं से आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 तक गालिबन हमने पढ़ लिया था, पेज 472 वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, और यहीं से हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, इफ़ देर आर सफिशेंट रीजन्स टू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, अगर हमारे पास मुनासिब वजूहात मौजूद हैं ये यकीन करने के लिए कि सप्लाई की वैल्यू इनवॉइस के ऊपर सही डिक्लेयर नहीं की गई, कैसे हो सकता है ये? देखिए, मिसाल के तौर पे आपने डॉलन से एक फ्रिज बाय की। जब डॉलन से एक फ्रिज बाय की तो फ्रिज थी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की। आपको जब वो बिल देंगे तो बिल के ऊपर लिखेंगे 1 लाख, इसके ऊपर सेल टैक्स लिखेंगे 18,000 और एंड पे 1,18,000 टोटल की आपको इनवॉइस दे देंगे। अच्छा, अब होता किस तरीके से है? होता भाई इस तरीके से है कि जब आपने ये इनवॉइस डॉलन से ले ली तो डॉलन्स की सेल हो गई है, तो डॉलन्स ने इसको अपने आउटपुट टैक्स के तौर पे शो करवाना है। ये बात तो हमें पहले से पता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल डॉलन्स ने जब अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न भरी, उसके अंदर उन्होंने बता दिया जी मैंने 1,00,000 रुपए की सेल की थी, इसके ऊपर 18,000 रुपए का सेल्स टैक्स था, तो टोटल 1,18,000 रुपया हो गया। अब डॉलन्स सिर्फ आपको सेल तो नहीं कर रहा, डॉलन्स तो सेल कर रहा है बाकी मेट्रो को। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको डॉलन्स के फ्रिज नज़र आते हैं। हाइपर स्टार जाते हैं, वहाँ पे आपको फ्रिज नज़र आते हैं। तो इन जगहों पर आपको डॉलन्स की चीज़ें नज़र आती हैं, तो डॉलन्स इसका मतलब है इनको भी चीज़ें सेल कर रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एफबीआर ने डॉलन्स वाले को कहा कि यार आपने जो शौकत को चीज़ें सेल की हैं 1,00,000 रुपए की, ये 1,00,000 रुपए की नहीं है। कहेंगे भाई कैसे हो सकता है, ये मॉडल का फ्रिज हम 1,00,000 रुपए का ही बेचते हैं और जबकि मैंने इनवॉइस ही 1,00,000 रुपए की इशू की है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? वो कहेंगे नहीं सर, हमें लग रहा है कि आपने जो ये इनवॉइस शौकत को इशू की है इसके ऊपर आपने अमाउंट सही डिक्लेयर नहीं की। कहेंगे भाई आप कैसे यकीन से कह सकते हैं? वो कहते हैं भाई हम ना गए थे मेट्रो के पास जहाँ पे आपकी फ्रिज पड़ी हुई है। जब हम मेट्रो के पास गए तो मेट्रो ने आपसे डॉलर्स की फ्रिज खरीदी हुई है, आपने उनको भी इनवॉइसेस इशू किए हैं, तो उनको जो आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं ना, वहां पे इसकी वैल्यू ना 2 लाख रुपए आ रही है। सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। सेम चीज आपने उनको 2 लाख की दी हुई है, इनको आपने लाख की दी हुई है। ये क्यों है? अब इस तरीके से एफबीआर जो है वो इधर उधर से इनवॉइसेस पकड़ेगा सेम मॉडल की और कंपेयर करके ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिफरेंट इनवॉइसेस डिफरेंट रेट पे हैं। थोड़ा बहुत रेट का फर्क चल जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इतना फर्क 1,00,000 रुपए का नहीं चल सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 1,00,000 रुपए का फर्क है तो समथिंग इज रॉन्ग ऑन द इनवॉइस। तो कहेंगे ये जो इनवॉइस आपने दी हुई है ना डॉलर्स, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें आपने कुछ हरकत की हुई है। तो इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट द वैल्यू सप्लाई हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, अगर मुनासिब वजूहात हैं ये यकीन करने के लिए कि सप्लाई की वैल्यू इनवॉइस के ऊपर सही डिक्लेयर नहीं की गई, तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। अब डॉलर्स इस बात पे अड़ जाएगा कि भाई 1,00,000 रुपए की इनवॉइस है, 1,00,000 रुपए की इनवॉइस है, तो है ही 1,00,000 रुपए की। आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये अंडर इनवॉइसिंग मैंने की हुई है या मैंने वैल्यू कम की हुई है? तो फिर एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर कहेगा ठीक है, मैं एक कमेटी अपॉइंट करता हूं। तो एक अदद कमेटी जो है वो अपॉइंट कर दी जाएगी। इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में एफबीआर का एक बंदा होगा और दूसरा इसके अंदर रेलिवेंट बिजनेस के लोग होंगे। रेलिवेंट बिजनेस से क्या मुराद है? जाहिर बात है मार्केट में सिर्फ डॉलर्स थोड़ी है, आपको हायर के फ्रिज भी नजर आते हैं, आपको ओरिएंट के फ्रिज भी नजर आते हैं, आपको कैनवुड के भी नजर आते हैं, आपको सैमसंग के भी नजर आते हैं, ढेर सारे फ्रिज नजर आते हैं। तो ये इन कंपनीज के जो मालिकान होंगे या इन कंपनीज के जो टॉप लेवल के लोग होंगे जो मार्केट को जानते हैं, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, जिनको मार्केट का पता है वो फ्रिज को देखेंगे और फ्रिज को देख के अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस फ्रिज का मटेरियल कैसा है, इस फ्रिज की कॉस्ट कितनी हो सकती है, इस फ्रिज के अंदर कंप्रेसर कितना है, इस फ्रिज का साइज क्या है। ये तमाम चीजें अंदाजा लगाते हुए, चूंकि बिजनेस के लोग हैं, प्रोडक्ट को जानते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा इस प्रोडक्ट की प्राइस निकालना।
वो कहेंगे भाईजान हमने इस प्रोडक्ट को देखा है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मिसाल के तौर पे ना 1,60,000 रुपया बनती है, क्योंकि हम तो चीज़ों को जानते हैं 1,60,000 से कम तो ये हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे लाख रुपए का दे रहे हैं? तो कमेटी ने भी कह दिया सर आपने कुछ गड़बड़ की हुई है, 1,60,000 तो कॉस्ट है भाई, कॉस्ट से नीचे कौन बेचता है मेरे दोस्त। ओके, तो इसीलिए फिर जो कमेटी फैसला करेगी कि इसकी वैल्यू ये है, वही वैल्यू फिर होगी। तो अब पढ़ते हैं, वो कहता है इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, सप्लाई की वैल्यू सही तरीके से डिक्लेयर नहीं हुई तो क्या होगा, द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन कमेटी, तो वैल्यूएशन कमेटी जो वैल्यू डिटरमिन करेगी वो कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड, कमेटी में कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है जो रेलेवेंट बिजनेस है ना, उस बिजनेस के लोग, उस बिजनेस सेक्टर के लोग, उसके रिप्रेजेंटेटिव, एंड द इनलैंड रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमिश्नर। तो जो वैल्यूएशन कमेटी वैल्यू डिटरमिन करेगी और कमिश्नर जो होगा एफबीआर का उस कमेटी में होगा, जो ये लोग फैसला करेंगे फिर वही इसकी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये था जी सिनेरियो। ओके, अगली बात पॉइंट नंबर 8 और 9 जो है मिलती जुलती बातें हैं। सिनेरियो हमने पढ़ लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे ये होंडा है और ये हमने कहा था कि इमरान खान साहब है। मिसाल के तौर पे होंडा ने रॉ मटेरियल दिया खान साहब को और कहा कि भाई इससे टायर बनाकर हमें दे दो। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स की चीज़ इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाकर आगे देता है तो ये सप्लाई है। ये बात तो तय हो चुकी है। सिनेरियो को थोड़ा सा बदलते हैं। मिसाल के तौर पे होंडा ने खान साहब को रॉ मटेरियल दिया और कहा टायर बनाकर दे दो, लेकिन ये रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट था। एफबीआर ने कहा हुआ था कि इस पर कोई सेल टैक्स नहीं है। ठीक है, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है तो उस रॉ मटेरियल से बनने वाला प्रोडक्ट भी एग्जेम्प्ट है? ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है तो उससे बनने वाली चीजें भी एग्जेम्प्ट होंगी, ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा बेशुमार जगह पर है कि रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है लेकिन जो उससे बनने वाली चीज है वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगेगा। यानी अगर आप रॉ मटेरियल सेल करेंगे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप टायर सेल करेंगे तो टैक्स है। और ऐसा भी है कि रॉ मटेरियल टैक्सेबल हो और उससे बनने वाली प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी अगर रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है तो उससे बनने वाली चीजें भी एग्जेम्प्ट होंगी, वो टैक्सेबल हो सकती हैं। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल टैक्सेबल हो और उससे बनने वाली चीजें एग्जेम्प्ट हो, बिल्कुल हो सकता है। एनीवेज, लेट्स अज्यूम होंडा ने इमरान खान साहब को रॉ मटेरियल दिया कि भाई टायर बना दे और रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट था। अब खान साहब जब इससे टायर बनाकर होंडा को सेल करेंगे तो क्या टायर एग्जेम्प्ट होंगे? लॉ कहता है जरूरी नहीं है, ये टैक्सेबल भी हो सकते हैं। ओके, और वो यहां पर वो कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में, इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स के अलावा गुड्स तो एग्जेम्प्ट ही हो गई ना। इफ एग्जेम्प्ट गुड्स आर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग, क्या होंडा ने एग्जेम्प्ट गुड्स खान साहब को सप्लाई की प्रोसेस करने के लिए? तो सर फिर वैल्यू क्या होगी? मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो टैक्स की अमाउंट तो हमने एक्सक्लूड करनी है। तो जो भी मार्केट प्राइस होगी चीज़ों की वही आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो जो टायर की मार्केट वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और पॉइंट नंबर 9 तो बिल्कुल सीधा सा है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, क्या खान साहब होंडा की चीज़ें बना रहे हैं? बिल्कुल, आप किसी दूसरे शख्स की चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा? द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बाय द इमरान खान फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट ऑन सच गुड्स। देखिए, होंडा ने जब रॉ मटेरियल, अब इस एग्जांपल में ये एग्जाम टैक्सेबल का केस खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको ये बताया था कि खान साहब टोल मैन्युफैक्चरिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। टोल मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया था कि एक सर्विस होती है जिसमें आप दूसरों की चीज़ें प्रोसेस करके उससे एक नई चीज़ बनाकर उनको देते हैं। ओके, जैसे कि वो है ना रान रोस्ट करवाएं, रान आपकी, आपसे मुराद आपके बकरे की होती है, वो आप लेके जाते हैं
और वो बंदा उसको प्रोसेस करके आपको वापस देता था। चीजें आपकी सब कुछ आपका, उसकी बस थोड़ी सी मेहनत होती है, उसकी सर्विसेज होती हैं। तो ये एक वाहिद सर्विस है जो कि यहां पर कवर्ड है। तो इसीलिए अगर खान साहब को होंडा ने रॉ मटेरियल दिया, तो मुझे बताइए रॉ मटेरियल जारी बात तो 100 रुपए का होगा, लेकिन जब खान साहब इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके टायर बनाएंगे, तो क्या टायर भी 100 का होगा? नहीं सर, टायर तो 5000 का हो चुका होगा। तो वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू एडिशन की है खान साहब ने, खान साहब की प्रोसेसिंग की वजह से रॉ मटेरियल 100 से बढ़ के 5000 का हो गया है। इसके लिए कोई खान साहब पैसे भी लेंगे? हो सकता है 2000 रुपया ले लें। तो यहां पर लॉ मेकर कह रहा है कि चूंकि ये सर्विसेज सेल्स टैक्स एक्ट में कवर्ड है, तो खान साहब जब ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो 2000 वाली सर्विस 2000 की थोड़ी होगी, वो तो इसके ऊपर 18% सॉरी ऐड करना, 18% ऐड भी करेंगे भाई। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, अगर आपने किसी दूसरे शख्स की चीजें मैन्युफैक्चर कर दी तो फिर वैल्यू सप्लाई क्या होगी? द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय खान साहब। क्यों उनको पैसे मिले? क्योंकि फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट ऑन सच गुड्स, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की है। रॉ मटेरियल से टायर बनाए हैं तो वैल्यू एडिशन तो हुई ही है। ओके, तो इसलिए ये तमाम चीजें जो है वो हमारे लिए वैल्यू सप्लाई होगी। 2000 इज द वैल्यू सप्लाई। ओके, चले जी आगे चलते हैं। अब है जी पॉइंट नंबर 10। हमने पढ़ा था कि बिजली की प्रोडक्शन, सप्लाई, सब कुछ जो है वो क्या है, वो सारे का सारा सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा, अगर को अच्छा ये थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या होते हैं। आईपीपीज, आपने शायद ही कभी टीवी पे या खबरों में किसी मैगजीन में ये नाम पढ़ा हो। आईपीपीज, आईपीपीज होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। देखिए बिजली नॉर्मली ना हुकूमत बना रही होती है, ये तरबेला डैम, बंगला डैम, ये जितने भी हैं सारे डैम जहाँ बिजली बनती है, या कोई हाइडल नहीं है, कोई फर्नेस ऑयल पे चलता है, तो वो सारे बनाती है गवर्नमेंट। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि प्राइवेट बंदा भी बना रहा हो, प्राइवेट बंदे ने कहा हो कि चलो ठीक है यार मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं भी अपना एक पावर हाउस बना देता हूँ, तो वो बिजली बना रहा है। तो वो जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट बंदा बिजली बना रहा है ना, उसको आईपीपी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। अब अगर ये लोग वापडा या आईपीपी बिजली सेल करेंगे, वो तेरी है द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपेसिटी, ओ ये जी चीजें हैं। ओके, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए थोड़ी सी अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। नीचे कोई भी नहीं है? सॉरी, समझ नहीं आई। नहीं, फोन चाहिए? अच्छा ये ले भाई, ये ले, इजी, कोई टेंशन तो नहीं। ओके, थोड़ा सा बिजली के बारे में समझना पड़ेगा। सर कहानी है 2007 की, गालिबन 7 या 8 की, जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग का आगाज हुआ था। थोड़े से कोर्स के हटके बातें हैं, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको दो लफ्ज समझाने हैं, कैपेसिटी परचेज प्राइस और एनर्जी परचेज प्राइस जो आगे लिखा हुआ है। इन दो लफ्ज को समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुननी पड़ेगी आपको। कहानी सुन लें। मिसाल के तौर पे नहीं, सॉरी, हकीकत के तौर पे, हकीकत में हुआ यूं था 2007 या 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग का आगाज हुआ, गवर्नमेंट के हाथ से चीजें निकल गई। हाथ से चीजें कैसे निकल गई? डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्या प्लान नहीं था? शायद होगा प्लान, शायद प्लान होगा गवर्नमेंट का कि अगले 10 साल में बिजली कितनी रिक्वायरमेंट होगी तो इतनी बिजली चाहिए। लेकिन वो जो दौरानिया था वो कोई 2001 से लेकर 2008-10 तक का, उसमें पाकिस्तान ने ना बड़ी तेजी से तरक्की की थी। क्या वजूहात थी वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन थोड़ी सी तरक्की हुई थी उस 8-10 साल में। बहुत सारी इंडस्ट्री भी लगी, डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी, ये एसी वगैरह, स्प्लिट वगैरह बहुत सारे मार्केट में आए, प्रोडक्ट्स मार्केट में आई, कंजम्पशन एकदम से बढ़ गई, हुकूमत के हाथ से चीज़ें निकल गई। हुकूमत ने उस वक्त कहा कि भाई हम जितनी बिजली बना सकते हैं ना, वो इस मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इजाज़त देते हैं कि अगर कोई प्राइवेटली अपना बिजली बनाकर बेचना चाहे तो इसको इजाज़त है, जिसको अभी मैंने बताया कि आईपीपी बोलते हैं। तो आईपीपीज बनाने की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि ये जो आईपीपीज है ना, ये बिजली बनाकर ना खुद नहीं बेच सकते,
ये बिजली बेचेंगे हुकूमत को ही, हुकूमत की मर्जी है कि वो आगे बिजली जिसको मर्जी दे। मसलन मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैंने सोचा 2008 में बैठ के कि क्यों ना मैं अपना एक आईपीपी बना लूं। आईपीपी बना के कम से कम मैं अपने मोहल्ले को, अपने जो छोटा सा इलाका है उसको मैं बिजली सेल कर दिया करूं। अब मेरी बिजली मैं बना रहा हूं, जितने की मर्जी सेल करूं, किसी को क्या लगे, पॉसिबल। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने बिजली किसी बंदे को डायरेक्ट सेल नहीं करनी, आप बिजली सेल करेंगे हम लोगों को, यानी गवर्नमेंट को। हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी दें और जितने रेट पे मर्जी दें। आप हमारे साथ रेट एग्री करें, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम आगे जितने का मर्जी यूनिट सेल करें आप वो उससे आपको कोई वो नहीं है। खैर ये पाबंदी लग गई। अब पाबंदी ये लगी कि आप सिर्फ बिजली गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। ठीक होगी बात। अब यहां पर ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया हुकूमत में और उन आईपीपीज में। आईपीपीज ने कहा कि भाई देखे, बिजली बनाने का जो प्लांट है ना वो कोई इतना सस्ता नहीं होता, वो अरबों रुपए का प्लांट होता है। अब आप ये कहते हैं कि बिजली भी सिर्फ आपको बेचनी है। अब सर आप हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर सर हमें भी थोड़ी सी एक दो शराइत आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप हमारी एक दो शराइत पूरी करेंगे तो हम भी आपकी शर्त मान लेंगे। उन्होंने कहा बताएं शर्त क्या है। सर देखें, बिजली सिर्फ आपको बेचनी है, आप हमसे खरीदें ना खरीदें, हम तो रिस्क पे बैठे हुए हैं। कल को हुकूमत कहते हैं हमें इस आईपीपी से बिजली नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे फिर? तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अरबों रुपए का प्लांट हमने लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर एक फिक्स रिटर्न हमें मिलना चाहिए। अब मसला क्या हुआ, आपने ये मशीन लगाई हुई है पावर प्लांट, एक इनवॉइस जाती थी हर महीने इस प्लांट के रिटर्न की। रिटर्न का मतलब होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 50 अरब का प्लांट लगाया हुआ है तो 10% के हिसाब से मंथली गवर्नमेंट आपने मुझे रिटर्न देना है इसके ऊपर, ऐਵੇਂ ही देना। बस मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप मुझे रिटर्न दें भाई, मेरा रिस्क कवर हो। एक तो आप कहते हो कि बिजली किसी और को नहीं बेचनी, और अगर कल को आपने मेरे से बिजली ना खरीदी, मेरा तो 50 अरब का प्लांट जाया हो गया ना, तो इस 50 अरब के प्लांट के ऊपर 10% आपने बस मुझे देना है, ताकि कम से कम मेरा कुछ ना कुछ तो रिकवर होना। तो एक इनवॉइस जाती थी प्लांट की रिटर्न की, और दूसरी इनवॉइस जाती थी उस बिजली की जो आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे। दो इनवॉइस जाती थी। अब यहां पर जो इनवॉइस जाती थी प्लांट के रिटर्न की, इसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट कैपेसिटी परचेज कर रही है। जाहिर बात है, जितना महंगा प्लांट होगा उस प्लांट में उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी बिजली बनाने की, और गवर्नमेंट वो कैपेसिटी उनसे खरीद रही है कि भाई आपका प्लांट है, बस हमें दे दो, ये कैपेसिटी अब हमारी है। तो कैपेसिटी परचेज प्राइस। और जो बिजली आप बनाकर बेच रहे हैं, जो हुकूमत खरीद रही है, एनर्जी खरीद रही है, बिजली एक एनर्जी होती है ना, फिजिक्स आप सबने पढ़ी होगी, तो इसको बोलते हैं एनर्जी परचेज प्राइस। ये दो अल्फाज थे जो कि मुझे आपको समझाने थे। तो कैपेसिटी परचेज प्राइस और एनर्जी परचेज प्राइस। अब लॉ मेकर कहता है कि जब आईपीपी ये वाली इनवॉइस देगा तो 100 वाली इनवॉइस 100 की देगा, कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जब ये इनवॉइस देगा तो इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएगा। तो एनर्जी परचेज प्राइस के ऊपर सेल टैक्स है, कैपेसिटी परचेज प्राइस के ऊपर सेल टैक्स नहीं है। पढ़ लें। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन आईपीपी और वापडा, द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? इसके लिए जो पैसे आपको मिले हैं वही इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जाहिर बात है, पैसे आपको उतने मिलेंगे जितना आपके साथ उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, एक्सक्लूडिंग। लेकिन क्या शामिल नहीं करना वैल्यू सप्लाई में, किस चीज पे टैक्स नहीं लगाना? द अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपेसिटी परचेज प्राइस। ये जो इनवॉइस जाती है ना, इस पे कोई टैक्स नहीं है। और क्या शामिल नहीं करना? एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम। अगर कोई आपने उनके साथ 100 रुपए का एग्रीमेंट किया हुआ है और उन्होंने आपको 105 दे दिए, 5 रुपए का प्रीमियम दे दिया, तो वो कह रहे उस प्रीमियम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्सेस बोनस, कोई बोनस दे दिया किसी भी नाम से उन्होंने, गवर्नमेंट ने आपको आईपीपी को, तो तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तमाम चीजें आपने यहां से एक्सक्लूड कर देनी है। ठीक होगी बात? तो एनर्जी परचेज प्राइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाकी तमाम चीजें आपने इग्नोर करनी है। ठीक होगी बात? एक बात वैसे आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, बड़ा घर का हमारा इसी ने किया, इस इनवॉइस ने। उस वक्त हो सकता है कि अपने जानने वालों को कहा हो कि यार तुम लोग आईपीपीस लगा दो, लगा दी उन्होंने।
और कहा कि हाँ अब बिजली बनाने की इनवॉइस तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, साथ कैपेसिटी की भी देना, यानी 50 अरब का अगर प्लांट है ना तो 10% के हिसाब से अब 5 अरब उनको मिल रहा है, बिजली नहीं भी बना रहे तो मिल रहा है, ऐसी है ना, बिजली बनाए ना बनाए ये इनवॉइस तो जानी जानी। अब यहीं पे तो आगाज़ हुआ था हमारी बर्बादी का। कैसे? बिजली आपने बनाई नहीं, हुकूमत के पास कुछ गया नहीं, हुकूमत ने आगे कुछ बेचा नहीं, हुकूमत ने आगे से कुछ रिकवर किया नहीं, लेकिन 5 अरब फिर भी हुकूमत को ठुक गए। लेकिन ये तो एक आईपीपी है, कितने सारे आईपीपीस बन गए थे उस वक्त में, बेशुमार आईपीपीस बन गए थे उस वक्त में। तो इसीलिए भाई पैसा गवर्नमेंट के पास कहीं से आ नहीं रहा था, क्योंकि बिजली आए ना आए पैसे तो देने थे गवर्नमेंट ने, तो बिजली आए या ना आए ये पैसा गवर्नमेंट ने देना था, पैसा हुकूमत के पास था नहीं, ये पैसा इकट्ठा होता रहा। अब जब पैसा ढेर सारा इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट ने एक दिन आके इस आईपीपी को कहा भाई बिजली दो, सर आप पैसे दो, पैसे तो नहीं है सर, पैसे देंगे तो ऑयल आएगा, ऑयल आएगा तो बिजली बनेगी, बिजली बनेगी तो आपको देंगे। हुकूमत कहती थी ओ भाई बिजली दोगे तो लोगों को बेचूंगा, लोगों से पैसे रिकवर करूंगा तो तुम्हें दूंगा। कहेगा सर पैसे दोगे तो बिजली बनेगी और बिजली दोगे तो पैसे आएंगे। सर्कल बन गया अजीब सा, इसको कहते थे सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा बोलते हैं ना, गर्दिशी कर्जा ये होता था। तो इसने बेसिकली हमारा जो है ना सत्यानाश किया। एनीवेज जो भी हो गया सो हो गया, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह ने कोई बेहतरी ही लिखी होगी। क्यों समीर, बारिश क्यों हो रही है आज इतनी, ये अचानक से क्यों हो जाती है बारिश? इस दफ़ा तो गर्मी उस तरह की अभी तक आई नहीं है, 2-4 दिन ही पड़ी है बस, लेकिन बारिश तो आज अब बड़ी लेवल की हो रही है। बारिश में आए आप? ओए होए, कहाँ में कर रहा है वो बारिश में? सड़कों पे वो पानी शनी है? इससे पाकिस्तान में पानी खड़ा होता है कि सब जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है? हाँ सब पानी तो सब जगह खड़ा हो जाता है, सऊदी में बड़ा खड़ा होता है, दुबई में खड़ा हो जाता है। एनीवेज पॉइंट नंबर 10 जो अभी हमने पढ़ा, इसमें बात हो रही थी बिजली बनाकर आप आगे बेच रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 में अब बात हो रही है कि, बल्कि आपको बनाई देता हूँ, ये देखिए, आपने बिजली बनाई और बिजली बनाकर आपने लेस्को को दे दी। अभी हमने इसकी बात की है, अब लेस्को से आपके होम स्वीट होम में बिजली आ रही है, अब इसकी बात होने लगी है, ठीक है। तो बिजली बनाकर जब आप लेस्को को देते हैं वो पॉइंट नंबर 10 है, और उसके बाद जब आप लेस्को वाले आगे लोगों को बेचते हैं वो पॉइंट नंबर 11 है। तो पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है जी? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये बिजली बना नहीं रहे, इनका काम है बस बिजली को आगे, इसमें सुई गैस वगैरह भी आ जाती है, सुई सदन, सुई नदन, आपने नाम सुना होगा, SNGPL, SSGPL। तो अगर कोई आपने बिजली या गैस लोगों के घरों में सप्लाई की, तो अब वैल्यू सप्लाई क्या होगी, आप लोग किस पे टैक्स पे करेंगे? द टोटल अमाउंट बिल्ड, लो जी कहानी खत्म हुई, और जितना बिल आया ना सारे के सारा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, द टोटल अमाउंट बिल्ड क्या क्या होगा उसके अंदर? प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, ठीक है, गैस का बिल होगा तो गैस की अमाउंट, बिजली का बिल होगा तो बिजली की अमाउंट, किसी भी नाम से कोई भी रेंट हुआ, कोई कमीशन हुआ, एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस लोकल, प्रोविंशियल एंड फेडरल, तमाम ड्यूटीज टैक्सेस आपने ऐड करनी है, जो वैल्यू आएगी आपने उस पर टैक्स लगा देना है। लेकिन दो चीजें इसके अंदर शामिल नहीं करनी, बट एक्सक्लूडिंग द लेट पेमेंट सरचार्ज एंड सेल्स टैक्स। अक्सर आपने देखा होगा कि पेबल आफ्टर ड्यू डेट, बिल पे लिखा होता है पेबल विद इन ड्यू डेट, पेबल आफ्टर ड्यू डेट, और वो बाद में देते हैं ना कोई 500, 600, 800 रुपए का पेनल्टी या फाइन होती है, तो वो कह रहा है कि वो जो पेनल्टी है ना उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा, पेनल्टी के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। सर आप माशाल्लाह बारिश में लेकर आए, और उम्मीद है इसमें बारिश के पानी के कतरे भी गिरे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। मुझे दो, ये कौन सी चाय है? अच्छा ओके ओके ठीक है, चले जी। क्या हुआ? नहीं वो दूसरी चाय है, ये सूट ही नहीं करती मुझे। एनीवेज, तो इसका मतलब है सब पे आपने टैक्स देना सवाए लेट पेमेंट सरचार्ज के, लेट पेमेंट सरचार्ज पे टैक्स नहीं होगा, और सेल टैक्स तो वैसे नहीं होगा, ठीक होगी बात। It is clarified that value of supply does not include subsidy provided by the federal provincial government to the electricity consumers. Okay, मिसाल के तौर पे
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी 200 रुपया, ड्यूटीज टैक्सेस थे 10 रुपया, रेंट था 5 रुपया, कमीशन था 2 रुपया। लिख देते हैं, ये है प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन, रेंट, और मैंने क्या लिखा है, ड्यूटीज टैक्सेस। $210, ओके। उसके बाद मिसाल के तौर पे कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, मिसाल के तौर पे 17 रुपए की 200। उसके बाद फिर सेल टैक्स लगा, अभी फिलहाल मैं लगा रहा हूँ 236 का बिल आया, ये वो होती है अमाउंट पेबल विद इन ड्यू डेट, पेबल विद इन ड्यू डेट। अगर टाइम पे पे ना की तो 100 रुपये जुर्माना, फाइन, और पेबल आफ्टर ड्यू डेट हो गया 336। अब उसने कहा कि टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, शामिल करना है, शामिल करना है, शामिल करना है, शामिल करना है, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन आपने जो टैक्स 18% लगाया ना वो इस पे लगा दिया 200 के ऊपर, और ये 200 सब्सिडी लेस करके आया है, ये गलत किया आपने। वो कह रहे ठीक है 17 रुपए सब्सिडी मिली है, बिल्कुल मिली है, लेकिन जो टैक्स होगा ना वो इस 217 में ही कैलकुलेट होगा, तो आपने 217 का 18% टैक्स लेना। तो अगर कोई सब्सिडी मिली होगी तो उसको लेस करके टैक्स नहीं लगाना, उससे पहले लगा देना, सब्सिडी इंक्लूड ही नहीं करनी, ठीक होगी बात। उसके बाद इस पे भी कोई टैक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपने दो चीजें निकाल देनी है, एक तो आपने सब्सिडी निकाल देनी है और दूसरा आपने क्या निकाल देना है, दूसरा आपने लेट पेमेंट सरचार्ज निकाल देना है। एक दफा इसको पढ़ लें, पॉइंट नंबर 11 को एक दफा पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। यार जग नहीं पड़ा हुआ, अच्छा जग नीचे पड़ा हुआ। जी यार अगर वो कह सकते हो तो ठीक है, इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ओके जी, पॉइंट नंबर 12, इफ अ पर्सन परचेजेज यूज्ड व्हीकल फ्रॉम आम जनता, अगर आपने इस्तेमालशुदा गाड़ी आम जनता से खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने एक अगर आपने एक इस्तेमालशुदा गाड़ी आम जनता से खरीदी, कौन सी गाड़ी, ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। सर गाड़ियां दो तरह से ही होंगी, या आपने बाहर के मुल्क से इंपोर्ट की होगी या पाकिस्तान में बनी होगी, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे सर स्मगलिंग से आ गई, सर वो लीगल बात नहीं है, हम लीगल बात कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई इस्तेमालशुदा गाड़ी आम जनता से खरीदी और उस गाड़ी पे या तो वो इंपोर्टेड गाड़ी होगी या वो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी होगी, और इत्तेफाक से दोनों पे ही टैक्स लगता है।
अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स लगेगा, और अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये जो इसने आगे बात लिखी हुई है ना, ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन इंपोर्ट, तो ये लाजमी है, हर गाड़ी पे टैक्स होता है। तो इफ अ पर्सन परचेजेस यूज्ड व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, और खरीद कर क्या करता है, सेल इट इन द ओपन मार्केट आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन, और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके मार्केट में बेच देता है। देखिए मिसाल के तौर पे ये आम जनता है, जनरल पब्लिक, ये एक भाई साहब है, इन्होंने एक गाड़ी खरीदी, कार परचेस्ड लाख रुपए की, और आगे इन्होंने कार सोल्ड 1.5 लाख रुपए की, और जो गाड़ी खरीदी थी या तो ये इंपोर्टेड होगी या ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगी, और दोनों सूरतों में मैंने आपको बताया कि टैक्स पे हुआ ही होता है, और टैक्स से मुराद सेल्स टैक्स है। तो सर वैल्यू सप्लाई क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन मेथड। मेथड पता नहीं क्या है, सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस कितना है, 50,000। सर ये वो वैल्यू एडिशन है जो इस बंदे ने किया, और इसका 18% आपने पे करना, बस सिंपल हुई बात। ये पॉइंट सर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों का काम नहीं है गाड़ियां खरीद कर बेचना, हम 8-10 साल में एक दफ़ा ये काम करते हैं, तो हम पे ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। ये पॉइंट बेसिकली कार डीलर्स के लिए है, जो इनका काम ही यही है, जो रोज़ गाड़ियां खरीदते हैं बेचते हैं। तो अगर कोई बंदा इस्तेमालशुदा गाड़ी आम जनता से ख़रीदता है जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और फिर उसको मार्केट में बेच देता है वैल्यू एडिशन करने के बाद, तो फिर सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है बेसिकली आपने उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ये प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन मेथड अभी तक बताया नहीं हुआ, तो बस ठीक है, लिखा रहने दें सर। पॉइंट नंबर 13 भी छोड़ दें, इसको बाद में देखते हैं। नीचे आइए, हो तेरी है, टेबल के नीचे लिखा है ऑल कॉलम्स ऑफ द अबव टेबल आर टू बी मेमोराइज्ड। तो ठीक है, याद तो करना है आपने। द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स और टैक्सेबल सप्लाईज एंड मे फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम टाइप ऑफ गुड्स। सर जी एंड पे आगे ना उसने हरकत फिर कर दी है, वो कहता है ठीक है मैंने बता दिया ये वैल्यू सप्लाई है, लेकिन बोर्ड के पास इख्तियार है कि मैं किसी भी इंपोर्टेड चीज की वैल्यू फिक्स कर दूं। गाड़ी मोबाइल इंपोर्ट किया, आईफोन बाहर से आता है, इंपोर्ट किया, मेरी नज़र में ये 15 लाख का है, सर एम 15 लाख का है, वजह बस मैंने कह दी, तो सर बोर्ड ने कह दिया तो कह दिया, मानना पड़ेगा आपको। और टैक्सेबल सप्लाईज या लोकल अगर आपने कोई भी चीज सेल की तो हो सकता है कि उसकी भी प्राइस फिक्स कर दी जाए। होंडा सिविक 1 करोड़ की नहीं 1.5 करोड़ की, ओ सर 1 करोड़ की नहीं, कह दिया 1.5 करोड़ की, खत्म हुई बात। तो फिर वो कह सकता है आप मजबूर हैं, फिर आपको 1.5 करोड़ गाड़ी आप करोड़ की बेचेंगे, लेकिन आपको टैक्स 1.5 करोड़ के ऊपर 18% लगाना पड़ेगा। और अगली बात और खतरनाक है, मे फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ गुड्स। सेम टाइप्स ऑफ गुड्स, होंडा सिविक है भाई, डिफरेंट क्लासेस, एक ब्लैक होंडा सिविक है, एक व्हाइट होंडा सिविक है। व्हाइट होंडा सिविक की वैल्यू मैं 1.5 करोड़ फिक्स कर रहा हूं, ब्लैक होंडा सिविक की 2 करोड़ फिक्स कर रहा हूं। सर ये क्या बात हुई, मेरी मर्जी। सेम टाइप्स ऑफ गुड्स के डिफरेंट क्लासेस हैं, मैं डिफरेंट वैल्यूज फिक्स कर सकता हूं, तो कर दी उसने। ओके ले जी, होंडा भी से ज्यादा था, उसने कहा अच्छा 1.5 करोड़ की वैल्यू फिक्स किया, मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचता हूं, टैक्स तो मैं 1.5 पे ही दूंगा। गाड़ी तो मैंने 2 करोड़ की बेची, लेकिन तुमने खुद ही कहा था इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ पे तुम्हें टैक्स मिल जाएगा, मैं 2 करोड़ की बेचूं 10 करोड़ की बेचूं, तुम्हें क्या लगे। बोर्ड अब देख रहा है उसको ऐसे, इफ द इंपोर्ट और सप्लाई इज मेड एट अ हायर वैल्यू देन फिक्स बाय द बोर्ड। अगर आपने बोर्ड की फिक्स की हुई कीमत से ज्यादा चीज वैल्यू पे चीज बेच दी, बोर्ड ने 1.5 करोड़ फिक्स किया था, आपने 2 करोड़ पे बेच दी, द वैल्यू शैल बी द एक्चुअल प्राइस, फिर जो टैक्स लगेगा वो ज्यादा वाली वैल्यू पे लगेगा। तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मैं अगर 1 करोड़ की बेचूंगा तो तुम कहते हो कि टैक्स 1.5 करोड़ पे दो, मैं अगर 1.25 करोड़ की बेचूंगा तुम फिर भी कहते हो टैक्स 1.5 करोड़ पे दो, लेकिन मैं अगर 2 करोड़ की बेचूंगा तब नहीं कहते 1.5 करोड़ पे दो, तब कहते हो नहीं जी फिर एक्चुअल पे दो। तो सर अगर आपने उसकी फिक्स की गई वैल्यू से ज्यादा पे बेच दी तो फिर जो एक्चुअल प्राइस होगी जिस पे आपने बेची होगी आपको टैक्स भी उसी पे करना पड़ेगा। तो ठीक है सर पे कर दें, क्या हो सकता है। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, ठीक है जी। पेज 473 पे कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे बॉक्स में, इनको देख लीजिएगा एक दफा, ये जरा इसी वैल्यू सप्लाई के ना कुछ सिनेरियोज बने हुए। 474 को भी छोड़ें,
बाद में देखते हैं। आप लोग आ जाएं जी सेल्स टैक्स रूल्स के ऊपर, पेज 498। ओके जी, पॉइंट नंबर 1 हमने छोड़ दिया था, टेबल जो था, टेबल को डिस्कस करते हैं। ये बात हो गई थी कि इंडिविजुअल ने खुद अप्लाई करना है, पार्टनरशिप होगी तो उसके मेंबर या पार्टनर ने अप्लाई करना है, और अगर कंपनी होगी तो उसके डायरेक्टर ने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई आरटीओ वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आरटीओ कहते हैं जी रीजनल टैक्स ऑफिस को। आपने जब सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन देनी है तो आपने बताना है कि भाई आप किस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं। जैसे आप आईकेएम में पेपर देने जाते हैं, फॉर्म जमा कराते हैं, तो आप उनको बताते हैं कि आपने किस शहर में पेपर देने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी आपने उनको बताना है कि भाई आप किस शहर में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सारा बिजनेस लाहौर में और आप कह रहे हैं जी मैंने कोयटा में रजिस्ट्रेशन करानी हो, कहेगा खुदा के बंदे नोटिस आ गया, कहां तू कोयटा आएगा जाएगा, कारोबार तेरा लाहौर में तो लाहौर में करा। तो इसीलिए लॉ ने गाइडेंस दी हुई है कि आपका हेड ऑफिस कहीं और हो सकता है, फैक्ट्री कहीं और हो सकती है, तो हम आपको गाइड करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कहां पे करानी है। द जुरिसडिक्शन इज एज फॉलोज, दायरा इख्तियार ऐसे है। ओके, छोड़ें इसको, अगले सफे पे आए। आपको एक फ्लो चार्ट नजर आएगा, पेज 499 पे देखेंगे तो आपको नीचे सेंटर में एक टेबल नजर आएगा जिस पर फ्लो चार्ट है। मैं फ्लो चार्ट बस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन सबसे ऊपर है जी रजिस्ट्रेशन, किधर करानी है। अब रजिस्ट्रेशन दो लोग करा सकते हैं, या तो कंपनी करा सकती है या फिर इंडिविजुअल और एओपीस करवा सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल और एओपीस के लिए जो इस रूल में उसने नाम दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि कंपनी ना इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी के लिए जो टेक्निकल वर्ड होता है ना इस्तेमाल, वो होता है इनकॉर्पोरेशन का। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन का वर्ड है, और इंडिविजुअल और एओपीस ना इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते, तो इनके लिए इंडिविजुअल और एओपीस के लिए पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड है। पहले कंपनी पे है। लीजिए, कंपनी को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, या तो कंपनी आपकी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, और ये कंपनी लॉ वाली कंपनी है। ओके, अगर पब्लिक कंपनी होगी, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कंपनी आपकी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक हो, तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस से मुराद क्या है जी, जहां पे आपका हेड ऑफिस मौजूद है आपने वहां पे करानी है। मिसाल के तौर पे आपकी पब्लिक कंपनी है, हेड ऑफिस लाहौर में है, फैक्ट्री फैसलाबाद में, तो वो कहता है भाई लाहौर में रजिस्ट्रेशन कराओगे, फैसलाबाद में नहीं कराओगे। ठीक है। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को भी उसने दो हिस्सों में चेंज कर दिया, या तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, सिंपल ट्रेडिंग कर रही है, क्योंकि सर्विसेज तो यहां पे कवर्ड ही नहीं है। तो या वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या वो ट्रेडिंग कर रही है। अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो फिर प्लेस वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, तो फिर जहां पर आपकी फैक्ट्री है आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है, यानी कि फैसलाबाद में। लेकिन अगर कंपनी ट्रेडिंग कर रही है तो फैक्ट्री तो होगी नहीं, फिर तो बस एक सिंपल सी ऑफिस ही होगा। प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, फिर जहां पे आपका कारोबार चल रहा है ऑफिस एक ही होगा, फैक्ट्री तो होगी कोई नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो मसला होता ही वहां पर है जहां पे फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, दो डिफरेंट लोकेशंस पे हो। तो मेन बिजनेस एक्टिविटीज जहां पर हो रही हैं आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है। और अगर आपके बेशुमार ऑफिस हैं, फिर भी एक ऑफिस ऐसा होता है जहां पे सब लोग आके बैठ रहे होते हैं, ओनर बैठ रहा होता है, बाकी छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, तो जो मेन ऑफिस है ना आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है। ये तो गया कंपनीज का। अब आइए जी पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इंडिविजुअल एओपीस। वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिजनेस प्रीमिसेस आर इन सेम लोकेशन। वो कहता है लाहौर में ही फैक्ट्री, लाहौर में ही ऑफिस, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, तो फिर जहां पे आपका ऑफिस है लाहौर, फैक्ट्री भी लाहौर में और ऑफिस भी लाहौर में, तो लाहौर में ही करा लो। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी फैक्ट्री कहीं और, ऑफिस कहीं और। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिजनेस प्रीमिसेस इन डिफरेंट लोकेशन, लाहौर में ऑफिस, फैसलाबाद में फैक्ट्री। प्लेस वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब होता है फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो मेरे ख्याल में इस फ्लो चार्ट से ना आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आइए जरा लिंक करते हैं इसको अब इस टेबल के साथ। ले जी, टेबल में वो कहता है इन केस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड होगी तो टेबल पे देखें, सॉरी फ्लो चार्ट पे देखें। फ्लो चार्ट कहता है कि जहां पे आपका ऑफिस होगा, टेबल क्या कहता है,
द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। तो सर ये भी सेम बात होगी, तो इसका मतलब है कि ये बात हमारी टैली हो गई। ले जी, इन केस ऑफ अदर कंपनीज, तो सर अगर ऊपर उसने पब्लिक की बात कर दी है तो अदर कंपनीज में प्राइवेट ही बचेगा ना, और क्या बचेगा। तो प्राइवेट के बारे में क्या बात कर रहा है फ्लो चार्ट में, प्राइवेट के बारे में वो बात कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग होगी या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। टेबल पे आए, टेबल में भी देखें दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इफ द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग द प्लेस वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, वो कहता है कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो जहां पे आपकी फैक्ट्री है वहां पे आपने क्या करना है जी, वहां पे आपने इसको रजिस्टर कराना है। और इफ द कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग द प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, और अगर कंपनी जो है वो उसका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि ट्रेडिंग है, तो जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं वो, तो मेरे ख्याल में कंपनी वाला जो फ्लो चार्ट है वो टेबल के साथ पूरा लिंक हो गया, पूरा मैच हो गया। पहले डी पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ए पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इंडिविजुअल और एओपीज की बात हो रही है, और कौन से इंडिविजुअल एओपीज हैविंग सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हुज बिजनेस प्रीमिसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इन डिफरेंट लोकेशन। लाहौर में ऑफिस, फैसलाबाद में फैक्ट्री, तो जुरिसडिक्शन वेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, तो जहां पे आपकी फैक्ट्री मौजूद है आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है। तो मेरे ख्याल में फ्लो चार्ट में देखें तो जो दूसरे वाली बात है ये उसने कर दी है। और सी में कहते हैं इन केस ऑफ ए पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ये कह के वो चुप हो गया। तो जारी बात है अगर नीचे वो बात कर रहा है कि ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट लोकेशंस में है, तो सी के अंदर बैलेंसिंग बात कर रहा होगा। सी में कह रहा होगा कि ऑफिस और हेड ऑफिस सेम लोकेशन में है, सॉरी फैक्ट्री और हेड ऑफिस सेम लोकेशन में है, तो ठीक है, द जुरिसडिक्शन वेयर बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड आउट, तो जहां पे आपका बिजनेस चल रहा है, जहां पे आपका ऑफिस है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर लिंक जो है वो बन गया, फ्लो चार्ट और टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप 1 मिनट लगा के इसको देखें, फिर हम आगे चलते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। चलो जी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। देखिए एफबीआर का जो दफ्तर है ना, उसने अपने दफ्तर को अंदर ही ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे आपने अपने घर को डिवाइड किया होता है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, फलाना फलाना। एफबीआर ने भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से को वो कहता है आरटीओ, एक को वो कहता है एलटीयू। आरटीओ स्टैंड्स फॉर रीजनल टैक्स ऑफिस, LTU stands for large taxpayer unit। सर जितने भी बड़े बड़े टैक्स पेयर है ना, जो करोड़ों में टैक्स पे करते हैं, वो LTU में जाते हैं, और जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं ना मेरे जैसे, वो RTU में जाते हैं। अब LTU में बड़े टैक्स पेयर हैं, सोफे लगे होंगे, सेंट्रल एयर कंडीशन होंगे, कॉफी मशीन लगी होगी, येलो किस्म की लाइट्स होंगी, फ्लोर पे मार्बल होगा, कैफेटेरिया बना होगा, लेवल होगा, लोग भी पढ़े लिखे अच्छे लोग होंगे, वेल लेवल किस्म की सर्विस होगी, लिफ्ट्स लगी होंगी, आरटीओ में फर्श टूटे होंगे, लकड़ी की कुर्सियां होंगी, कैफेटेरिया की जगह मेस होगा, अच्छा मेस वो खाने वाला मेस, लिफ्ट नहीं होगी, सीढ़ियाँ होंगी, इस तरह की कोई बात होगी। तो भाई एलटीओ और आरटीओ में ये फ़र्क है। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलटीयू शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो भाईजान जिन लोगों ने एलटीयू में आगे फॉल करना है, इसका फैसला बोर्ड करेगा। हर एक का दिल करेगा कि भाई जरा हैवी किस्म की जगह पे जाया जाए, लेकिन सबको तो एलटीयू में नहीं ले जाया जा सकता। जो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा टैक्स पे करेंगे उनको ही एलटीयू में ले जाया जाएगा। अब एक शख्स ने कहा भाई मेरा ऑफिस लाहौर में है, मेरी फैक्ट्री फैसलाबाद में है, तुमने मुझे फैक्ट्री फैसलाबाद में रजिस्टर कर दी है, बैठता मैं लाहौर हूं, जब भी केस आता मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है, मेहरबानी करो मेरी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दो लाहौर में। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एफबीआर में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। वो कह रहे हैं ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपकी फैक्ट्री लाहौर में फैसलाबाद में है, हेड ऑफिस लाहौर में है, तो लाहौर से फैसलाबाद भी जा सकते हैं, फैसलाबाद से लाहौर भी आ सकते हैं। वो कह रहे हैं ट्रांसफर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। और ट्रांसफर का ना आगे प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, इधर कहीं लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 500 पे रूल नंबर 8 है, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन तरीका लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो पढ़ेंगे। ले जी, मैंने आपको कहा था कि ये रूल्स का चैप्टर भी जो है वो साथ साथ ही हम लेके चल रहे होंगे। थोड़ा सा हम वो चैप्टर पढ़ा करेंगे, थोड़ा सा ये पढ़ा करेंगे। टारगेट है कि इंशाल्लाह 8-10 दिनों के अंदर अंदर ये सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाए, और इंशाल्लाह शायद कल हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि कल हम इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ताकि इसकी भी बेस बननी शुरू हो जाए।
ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।